नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज इस राष्ट्रमंच पर जो बड़ा विषय है वो बड़ा विषय ये है कि पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, और क्या जो खेला है, जो खेला आप सुनते होंगे चुनावी खेला पश्चिम बंगाल में होता है, इसका कोई कनेक्शन है क्या डायमंड हार्बर मॉडल से? क्या पश्चिम बंगाल में इसके जरिए खेला होता है, खेला होता रहा है? क्योंकि इस मॉडल को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। अभिषेक बनर्जी उस लोकसभा सीट से, डायमंड हार्बर से सांसद हैं। उनको इस मॉडल पर बहुत भरोसा है, सीधी चुनौती दी है पूरी बीजेपी को कि जरा आइए और यहां से, जिसे कहते हैं कि आमने सामने होकर देख लीजिए। मामले की शुरुआत अभी कैसे हुई? शुरुआत ये हुई है कि ये जो डायमंड हार्बर लोकसभा सीट है, जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, यहां पर कुल मिलाकर 7 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं में से एक सीट है फलता, और फलता में क्या क्या फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा विधानसभा की पूरी जो है वोटिंग उसको कैंसिल कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा, और अब यहां फिर से वोटिंग होगी। लेकिन फलता में फिलहाल पूरी जो है वो वोटिंग कैंसिल हो गई है, तो इस पर रार है, इस पर तकरार है। और फलता की जब बात खुली है तो जहांगीर खान को मत भूलिए, जहांगीर खान वहां से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। जहांगीर खान की बात आई तो पुष्पा कहेंगे वो मैं पुष्पा हूं, और उन्होंने ही करार दिया था सिंघम किनको, अजय पाल शर्मा को, जो वहां पर आईपीएस थे। तो पूरे मामले को अगर जोड़ के देखिए तो आप देख लेंगे ये वही फलता है जहां जहांगीर खान है, ये वही जहांगीर खान है जिनको अजय पाल शर्मा जी जो थे आईपीएस, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। तो पूरा टीएमसी और बीजेपी इस पे आमने सामने, और इस बीच में चुनाव प्रचार में टकराहट तो हुई, मतदान में टकराहट जो देखी आपने वो देखी। अब मतगणना पर भी भिड़ंत हो रही है। तो डायमंड हार्बर मॉडल क्या वोटिंग में खेला इसी के जरिए होता है? आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करके इसे समझने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ इसमें विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं नेताओं की प्रतिक्रिया, लेकिन आज उससे भी पहले, नेताओं से भी पहले आज लोगों की प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। क्योंकि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के अंतर्गत फलता में जो मतदान रद्द हुआ, जिसके बारे में हमने बताया पूरी वोटिंग रद्द हो गई है, उसे भड़क उठे और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला, और डायमंड हार्बर मॉडल का वो बखान कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता फलता पहुंचे तो वहां उन्होंने क्या पाया? वहां उन्होंने स्थानीय हिंदुओं ने उनको डायमंड हार्बर मॉडल की असली सच्चाई कैमरे पर बताई है। जरा पहले, सबसे पहले लोगों की बात सुनिए, फिर नेताओं की बात। शनिवार रात को चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी हुआ कि फलता में फिर से चुनाव होगा। चुनाव आयोग के इस निर्देश को सीधा हमला किया है डायमंड हार्बर के एमपी अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर फिर से रिपोल के लिए बोला है, घोषणा किए हैं, जो भी करे डायमंड हार्बर मॉडल पे दाग नहीं लगेगा। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? डायमंड हार्बर मॉडल तो पता नहीं, पर दाग नहीं लगेगा, वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। दाग नहीं लगेगा क्या बोल रहा है? वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। हाँ, दाग लगेगा क्या बता रहे हैं? हमको बस चाहिए, हम लोगों का यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहता है। हम लोगों का महिला लोग, हमारा भाभी को धमकाता है, चाचा को धमकाता है, भाभी को जाके बोलता है कि तुमको मार दूंगी, काट दूंगी, घर जला दूंगी, घर से निकल जाओ, ऐसे करके हमको धमकी दे रहा है। हम लोग बस यही बोल रहे हैं कि हम लोग का धमकी ना मिले, हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस। एमपी वो तो बोल रहे हैं लाग नहीं चाहते, लेकिन तो लाग गया, ऑलरेडी लाग गया। आदमी सही से वोट नहीं दे पा रहा है, क्यों नहीं दे पाएगा? वो उसका वोट देना संवैधानिक अधिकार है उसका, तो उसको आराम से उसको वोट देना चाहिए। इधर हमारा अभी तो हम लोग सुरक्षित है, देख रहे हैं सीआरपी पे, उन लोगों के वजह से ही हम लोग थोड़ा निश्चिंत रात में सोने जा सकते हैं। लेकिन अभी देखो महिला लोग खाना वाना सब कुछ छोड़ के इधर आए हैं। हम लोगों का एक ही पॉइंट है कि हम महिला है, हमने कुछ लोग, हमने, मैं खुद भी टीएमसी को ये वोट दिया, लेकिन हम क्या पाया? हमको वोट नहीं दिया, ठीक है, वोट नहीं दे पा, देखो नहीं दे पाए, हमको बोला हमको हमारा वोट हो गया, तुम्हारा वोट हुआ,
हमारा जो ईजाबिल चौकदार, उसको हम काका बोलता है, वो बोला हमको भाईपो, ठीक है। इतना अच्छा संपर्क था, तो हमको बोला जे तुम नहीं वोट देगा तो बहुत अच्छा हुआ, सबको खुश होगा। हम बोला ठीक है, एक तो वोट नहीं दिया पड़ेगा, क्या होगा। उसको बोला हम वोट नहीं दिया, हमको बोला नहीं, बट लेकिन हमको दुकान में क्यों मारा, इससे ही हमारा फिर आपको मारा भी? हाँ, सुबह में मारा। देखो ये जो कान है ना, देखो ये पूरा काला हो गया, देखो। इस संसदीय क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनका कहना है असल में ये विकास का नहीं, ये भय का मॉडल है, ये डर का मॉडल है, ये वोट छीनने का मॉडल है और ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। ये है डायमंड हार्बर मॉडल, ये कहना है गांववासी का। कैमरा पर्सन रंगित के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, फलता, दक्षिण 24 परगना। तो आपने हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता की ये रिपोर्ट देखी। आज सबसे पहले ये रिपोर्ट ही क्यों दिखाई? अक्सर हम प्राय आपको नेताओं की बातें पहले सुनवाते हैं, इस नेता ने ये कहा, उस नेता ने वो कहा, लेकिन आज सबसे पहले लोगों की बात सुनवाई। लोगों की बात इसलिए सुनवाई क्योंकि कल से लेकर आज तक, सौरभ दत्ता भी लगातार हमें रिपोर्ट देते रहे, पूरा देश इस चीज को लेकर के उद्वेलित है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में और क्या हो रहा है नहीं, क्या होता रहा है, क्योंकि अभी वहां पर केंद्रीय बल है तो लोग निकल कर बोल रहे हैं। बहरहाल अब नेताओं की भी बातें सुनवाते हैं। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने कहा कि 150 से ज्यादा बूथ पर रिपोलिंग की अपील चुनाव आयोग से की हुई थी। तो पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा, टीएमसी नेता, ने कहा कि ये तो सच्चाई है, जिसमें पोस्टल बैलेट थे उसमें सीसीटीवी नहीं थे और किसी तरह की छेड़छाड़ की कोशिश थी। ये तो सच्चाई है कि पोस्टल बैलेट्स जो रखे गए जिस कमरे में, उसमें तो कोई सीसीटीवी थी नहीं। तो सीसीटीवी नहीं होगी तो हम लोग को दिखेगी नहीं। ये भी सच्चाई है, विभिन्न जिलाओं में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रही है, बीच बीच में आपको तस्वीरें नहीं दिखेंगी, तो संदेह तो जागेगा ही। जो 150 बूथ में रिपोलिंग करने के लिए, वो कहाँ पर, वो बीजेपी का जो सिंबल था वहाँ पर सेलो टेप लगा दिया था, आतोड़ दे दिया था, कुछ बूथ में जो कैमरा था, कैमरा घुमा दिया था, ऐसे किया था। इसलिए 150 से ज़्यादा बूथ में ऐसे किए थे। इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन से अपील किए थे जो ये टोटल रिपोल के लिए। तो वही टीएमसी की एक उम्मीदवार हैं श्रेया पांडे, उन्होंने कहा कि परिणाम हमारे लिए अच्छा होगा और ये यानी कि बीजेपी वाले डायमंड हार्बर को छू भी नहीं पाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा, बीजेपी के नेता हैं, कि चुनाव आयोग को वहां गड़बड़ी दिखी तभी तो वहां फिर से पूरा का पूरा मतदान फिर से कराया जा रहा है। 10 times of lifetime, and if they poll Falta not 10 times, 100 times, every time there'll be a repoll, the results will be better, 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 better. They can't touch Diamond Harbour constituency. Like they cannot even touch it with the small little finger. They can't touch it. देखिए, इलेक्शन कमीशन ने देखा वहाँ पे पोल के नाम पे, यानी इलेक्शन के दिन बहुत ही तृणमूल ने बहुत ही निचले तक जाकर उन्होंने रिगिंग किया, सेलोटेप लगाए नाम के ऊपर, ऑपोजिशन के पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर, जो दर्शाता है कि वहाँ पे वोट तो नहीं हुआ, इलेक्शन तो नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन फिर से होगा। आपने टीएमसी की उम्मीदवार श्रेया पांडे को देखा, वो कह रही है दे कांट इवन टच इट, कांट इवन टच इट, कांट इवन टच इट। अभिषेक बनर्जी ने भी ऐसा ही कहा है कि 10 जन्म लेने पड़ेंगे डायमंड हार्बर मॉडल को जीतने के लिए। आखिर ये मॉडल क्या है, बात करेंगे इस पर आगे। बहरहाल टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा जानती है कि वो तो बुरी तरह हारने वाली है। तो भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के हंगामे और टकराहट वाला माहौल पैदा कर रही है। भाजपा जानते हैं वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है, इसीलिए एकदम लास्ट मोमेंट तक, वो काउंटिंग तक मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू बेस्ट, दे आर बेस्ट to manipulate the counting system. यानी कुछ भी कर ले, सर्टिफिकेट तक बैठे रहो, दूसरे दिन सुबह तक बैठे रहो, मिलना क्या है? जीतने की कोई संभावना नहीं है, खाली अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब ममता बनर्जी बोल रही है। नहीं तो कोई काउंटिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं है टीएमसी का।
वहीं पश्चिम बंगाल में जॉय प्रकाश जो एक नेता है, उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर अब तक चुनाव आयोग ने बेहतरीन काम किया है। तो बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि गणतांत्रिक देश है, कोई भी कुछ बोल लेता है, इसकी आजादी है। We got our independence almost 80 years back. We got our democracy about 77 years back once the constitution was promulgated. And since then till today, election commission was doing a marvelous job. गणतांत्रिक देश है, कोई भी कुछ बोल सकता है। हाँ, हो सकता है हमारा इधर तो पश्चिम बंगाल में भारतवर्ष का संविधान या गणतंत्र नहीं चलता है, हम लोग का बोलने का अधिकार नहीं है, पुलिस केस दे देता है। लेकिन मुख्यमंत्री अगर बोलेंगे कि भाजपा चोरी किया है तो कुछ ही घंटों का तो विषय है, और तो करीब 7-8 घंटे 10 घंटे बाकी है, अपेक्षा कर लीजिए। और इन सब के बीच एसआईआर लगातार टीएमसी के निशाने पर है। टीएमसी के सांसद सौगतो राय ने कहा कि एसआईआर के कारण वोट बहुत कम हुआ है। तो भाजपा के नेता और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समेत भट्टाचार्य जी ने कहा कि कमल तो अब खिल चुका है और जश्न की तैयारी तक चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक तो अच्छा सिग्नल है, हम तो इसको पसंद करते हैं। लेकिन ये याद रखने पड़ेगा कि बहुत वोट कम भी हुआ एसआईआर के कारण, तो कुछ मेकअप हुआ हाई परसेंटेज में, इसलिए परसेंटेज ज्यादा दिखा रहा है। कमल तो खिल चुका है, अब ये 4 तारीख जश्न का तैयारी हो रहा है। पूरा ये नहीं है, एंटायर बंगाली डायस्पोरा जो पश्चिम बंगाल की बाहर है या भारत की बाहर है, वो लोग जश्न मना रहे हैं। तो आमने सामने तो मोटे तौर पर टीएमसी और बीजेपी है, लेकिन कभी सत्ता में रही थी सीपीएम, कांग्रेस भी, तो उनकी बातें भी आपको सुनवा देते हैं। सीपीएम के पोलित ब्यूरो सदस्य और पश्चिम बंगाल राज्य के सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि परिणाम बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है। तो कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता रहे अधीर रंजन चौधरी, वो पहले अध्यक्ष भी थे, अभी भी कांग्रेस में ही हैं, उन्होंने कहा कि टीएमसी कुछ भी करवा सकती है और हिंसा, तनाव ये सब पैदा करना तो टीएमसी के लिए आम बात है। लोग वोट डाले हैं, इसलिए आप देखो बड़े बड़े पोल पंडित भी नहीं बोल पाएंगे, जो एग्जिट पोल हो चाहे जो भी हो, क्योंकि वो पास्ट परफॉर्मेंस देख करके बोलते हैं। तो इस बार एसआईआर के माहौल में और उसके बाद नए वोटर्स आए हैं और बहुत से लोग जो 15 साल से वोट डाले नहीं है, डालने दिया नहीं गया, वो वोट डाले हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सरप्राइजिंग होगा रिजल्ट। तृणमूल पार्टी कुछ भी कर सकते, हो सकता है विलम्ब करे, मतलब चुनाव गणना में अगर नतीजा खराब निकले तो इसमें हिंसा पैदा करो, तनाव पैदा करो और किसी हालत में इसको न्यायालय में ले जाने की कोशिश की जा सकती है। तो आपने ये तमाम बातें सुन ली, लेकिन इन सब में सबसे अहम बातें उन लोगों की है जिनकी बातें आम लोगों, आम वोटर की बात हमने सबसे पहले आज आपको इसीलिए सुनवाई थी और आम लोग ये बता रहे हैं और जो सवाल हम उठा रहे हैं उसका एक तरह से जवाब दे रहे हैं कि डायमंड हार्बर मॉडल है क्या। लेकिन आज राष्ट्रमंच पर जो इसी बड़े विषय पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सवाल जो राष्ट्रमंच पर आज हम पूछ रहे हैं वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। राष्ट्रमंच पर सबसे पहला सवाल क्या है? लगातार विवादों में रहने वाला ये डायमंड हार्बर मॉडल। आखिर ये जो डायमंड हार्बर मॉडल है ये क्या है पश्चिम बंगाल में? और इसी से जुड़ा सवाल दो, क्या इसी डायमंड हार्बर मॉडल के जरिए पश्चिम बंगाल में खेला होने की दावेदारी की जाती है? खेला होने का दावा और खेला होने का भरोसा। तीसरा सवाल, अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनको इस मॉडल पर इतना भरोसा क्यों है जो सीधी चुनौती दे रहे हैं? और चौथा सवाल कि फलता, वहां पर एक विधानसभा सीट है, फलता के किस फॉल्ट की वजह से पूरी सीट पर पुनर्मतदान का फैसला चुनाव आयोग ने किया? और पांचवा और अंतिम सवाल कि चुनाव प्रचार में पहले टकराहट दिखी, मतदान के समय भी कई जगह टकराहट दिखी, अब मतगणना पर भिड़ंत की तैयारी है क्या दोनों पक्षों की, विशेष रूप से टीएमसी और बीजेपी की? इन्हीं सवालों पर आज राष्ट्रमंच में करेंगे पड़ताल और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभ्र सेन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत
डॉक्टर अभ्रसेन जी आपका। हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के समर्थन में बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम सर आपका भी। अभिजीत डे जी हैं हमारे साथ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिजीत डे जी। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ यहीं स्टूडियो में हैं और विपक्ष के समर्थन में, विशेष रूप से कांग्रेस के समर्थन में भी मजबूती से बातें रखते हैं। और इन सब जो गेस्ट हैं वो तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन जो सबसे पहले आज हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता की। वो देखिए अभी भी ग्राउंड पर ही नजर आ रहे हैं हमें, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से, उन्हीं से पहले लेते हैं। सौरभ, ये आज जो हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये डायमंड हार्बर मॉडल है क्या, मुझे लगता है कि जो आपने लोगों से बातचीत की थी उससे हमें भी और सबको काफी हद तक ये पता चल रहा है कि डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, डायमंड हार्बर मॉडल में क्या क्या होता है, वो हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे भी लगातार। लेकिन क्या ये डायमंड हार्बर मॉडल और पश्चिम बंगाल में खेला होबे, इसके कॉन्फिडेंस के बीच कोई रिश्ता है क्या? लाल जी देखिए, खेला हवे जो टर्मिनोलॉजी है कहीं ना कहीं जाके ये डायमंड हार्बर मॉडल का जो मूल भाव है उसी को ही जताता है जी। डायमंड हार्बर मॉडल अभिषेक बनर्जी हमेशा इसे विकास की मॉडल की तरफ से उसको पेश करते हैं, एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट की तरफ से उसको पेश करते हैं। और यहाँ तक कि आप शास्त्र से लेके शिक्षा किसी में भी जाइए, वो हर बार डायमंड हार्बर की मॉडल की बात करते हैं। एक पैरेलल गवर्नमेंट ममता बनर्जी सरकार में है, लेकिन काफी बार ये चर्चा भी हुआ है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्हीं के भतीजे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग से हेल्थ कैंप कर रहे हैं। तो ये तो दोहरापन हो गया ना कि हेल्थ मिनिस्टर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, अलग से हेल्थ कैंप क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी एक पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल पावर सेंटर के हिसाब से हमेशा देखे गए हैं और वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे रखते हैं और कहते हैं कि यही मॉडल है, यही तृणमूल का मॉडल है, यही विकास का मॉडल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस मॉडल को चुनाव आयोग ने जो भय मुक्त चुनाव करने का जो वादा किया था, उसके चलते जब देखा गया कि फलता के काफी सारे बूथों में बूथ कैप्चरिंग का बात सामने आया, तो 1950 जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके चलते 58A सेक्शन लागू किया गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव के परिणाम पर प्रभावित होगा, तो इसीलिए वहां पर फलता में फिर से रिपोल होगा। तो इसके चलते डायमंड हार्बर मॉडल का जिक्र फिर एक बार अभिषेक बनर्जी ने किया, तो हमें भी काफी हम भी इंटरेस्टेड हो गए कि चलिए जमीन से ही पूछ लेते हैं कि जमीन की जो निवासी है, जो अभिषेक बनर्जी के वोटर्स भी है और अभिषेक बनर्जी जिनके सांसद भी है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि डायमंड हार्बर मॉडल क्या है। उन्होंने जो बात कहा, उन्होंने कहा कि 15 साल से यहाँ विपक्ष का वोट देना मना है। 15 साल से हर वोट से पहले जहांगीर खान, जिसको शेख शाहजहां से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ के लोग, इनके वाहिनी आते हैं और कहते हैं साफ तरीके से, इस बार भी कहा कि 5 साल के लिए गांव छोड़कर चले जाओ, आना नहीं, घर में घुसना नहीं। माँ के सामने बेटे को कहते हैं काट कर बहा देंगे जी। पति के सामने पत्नी को कहती है बेआबरू कर देंगे आपकी बीवी को। इस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और एक बुजुर्ग 68 साल का एक बुजुर्ग आंखों में नमी ले आकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें बचाइए। ये है डायमंड हार्बर मॉडल, पैनिक का मॉडल, आतंक का मॉडल, भय का मॉडल, भ्रष्टाचार का मॉडल। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मॉडल एक तरफ देखिए, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर मॉडल का दावा करते हैं, वो दावा क्या दावा है कि हम ऐसे विकास करते हैं, हम ये सुविधा देते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये डायमंड हार्बर मॉडल क्या आ रहा है और क्या चीज निकल करके आ रही है। अभिजीत देदा बताइए, आपके लिए ये डायमंड हार्बर मॉडल क्या है और डायमंड हार्बर मॉडल की किस मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा है, और क्या जो फलता का फॉल्ट है उसका इस डायमंड हार्बर मॉडल से सीधा कनेक्शन है क्या? सिंह जी देखिए, अगर रीपोलिंग का अगर चुनाव आयोग ने अगर ऑर्डर किया है तो यस, वहां पे कुछ तो गड़बड़ी हुई है। इस तौर पे आपके संवाददाता जो बोल रहे हैं,
मॉडल सिर्फ डायमंड हार्बर मॉडल नहीं है। ये मैं एक बताना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे थे पैनिक क्रिएशन का जो एक ट्रिगर होता है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में कहीं मैंने अगर आप 4-5 पहले और जब से वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ये तो बात एकदम सटीक है। जो ये काफी वायलेंस रिलेटेड चुनाव रहता है। आप अगर आंकड़े उठा के देखें तो काफी सारे वायलेंस होते हैं। आप अगर लास्ट पंचायत इलेक्शन जो हुआ था उसके अगर जो किसी को हम अगर याद करें तो देखिए वायलेंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बंगाल इलेक्शंस। उसको आप जो माने उसको अलग नहीं कर सकते। तो मैं इसको कोई मॉडल नहीं बोलूंगा, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पे कैडर बेस्ड सिस्टम है। कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे तृणमूल हो, लेफ्ट हो, कोई भी हो, जो अब तक सत्ता में थे, तो उनका क्या होता है, उनका जो वो है जो पार्टी एफिलिएशंस काफी ज्यादा होते हैं, जो आपको दूसरे राज्य में शायद से वो दिखेंगे नहीं, लेकिन बंगाल में ये काफी स्टार्क है। आप किसके साथ हो या आप किसके ऑपोजिशन में हो। और ये एक मैं ये बात कहने से परहेज नहीं करूंगा, ये जीने मरने की लड़ाई जैसी स्थिति होती है। जब लेफ्ट सरकार में थी तब भी ये बात थी, तृणमूल जब आई तब भी ये बात है। तो वायलेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। ये कोई मॉडल आप जो बोल रहे हैं डायमंड हार्बर मॉडल जो लोगों को धमकाया जाता है, ये इट्स नॉट ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस, इट्स ए जनरलाइज्ड केस। तो ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में मैं अगर एकदम न्यूट्रली बोलूं तो इलेक्शंस में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में वायलेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट। बट इसको बंद करना, इसको वो करना सबसे बड़ी चुनौती थी। और मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं बोलूंगा दिस टाइम वो उसमें काफी कमी आई है। बट एक बात है, ये आप किसी पार्टी को लेके आप ब्लेम नहीं कर सकते। हर पार्टी जो खमाम में जब भी जो उतरते हैं सभी वो है। तो ये बात है। सो दैट इज द केस। इट्स वायलेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्शंस इन बंगाल। और आप अगर डायमंड हार्बर मॉडल की बात करें, अगर वहां पे रिपोल ऑर्डर किया गया है, वहां पे अगर साबित होता है जो किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा वो टेप किया हुआ था, तो ये सब दिस शोज दैट वहां पे चुनावी घमासान कितनी गहराई तक गई है। और हमें ये 4 तारीख को ही मालूम हो गया जो इसका क्या असर है, बिकॉज अभी और 10-12 घंटे ही है। तो ये चुनावी घमासान सिर्फ इसको कहना सही नहीं होगा, ये चुनावी खूनी घमासान, क्योंकि जिस तरह की बातें वहां से आ रही है ना, चुनावी घमासान तो पूरे देश में होता है। चुनावी घमासान करना वो तो लोकतंत्र में अच्छी बात है कि बढ़िया से घमासान कर लीजिए, लेकिन खूनी घमासान जब होता है तब आपत्ति वहां पर उठती है। मैं सीधे मोहम्मद एहतशामुल हक साहब, ये कौन सा मॉडल है जिसकी चुनौती अभिषेक बनर्जी दे रहे हैं कि कितना भी कर लो, 10 जन्म ले लो, कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। और किसने अभी श्रेया थी आपकी एक, हाँ श्रेया पांडे, उन्होंने कहा छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, डायमंड हार्बर मॉडल को टच भी नहीं कर सकते, ये कौन सा मॉडल है एहतशामुल साहब जिसकी वजह से आज फलता में पूरी सीट पर रिपोलिंग करानी पड़ी है? देखिए लालचंद जी, सबसे पहले जो डायमंड हार्बर मॉडल वाकई में पश्चिम बंगाल का एक डायमंड हार्बर मॉडल है, जहां समझ लीजिए शिक्षा, रोजगार, डेवलपमेंट, हेल्थ के बारे में समझ लीजिए बताया नहीं सकता। लेकिन हमारे मित्र जी हिसाब से सौरभ पता नहीं, देखिए आज के डेट में चौथा स्तंभ अगर होता है तो मीडिया होता है, लेकिन कभी भी 1 पैसे 99 पैसे में 1 पैसे भी वो डेवलपमेंट की बात हमारी सरकार के बारे में नहीं सौरभ दत्ता कहे हैं। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं समझिए आप आइए कि जो फालता का जो ये हुआ वो राजनीति से प्रेरित है। अच्छा। वो राजनीति से प्रेरित है और समझ लीजिए कि जानबूझ करके इस तरह का राजनीतिक से प्रेरित होने के बगैर ये समझ लिए कि ये शिकार हुआ है। और यहाँ के कैंसिल हुई है 245 बूथों में समझ लिए पूरी विधानसभा में। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ लालचंद जी, इसी डायमंड हार्बर मॉडल से हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसी के वजह कर हम लोग बोलते हैं कि
डायमंड हार्बर मॉडल जितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 मरतबा भी अगर वहां कैंडिडेट खड़े करेंगे तो 10 मरतबा हम लोग जीतेंगे। इसलिए हमारे युवा नेता ने काम किया। आपके इल्जाम पर कुछ कह दूं, आपके इल्जाम पर कुछ कहता हूं। अभी सौरभ दत्ता ने सबसे पहले डायमंड हार्बर मॉडल में उन्हीं सब चीजों का जिक्र किया जिसका अभिषेक बनर्जी दावा करते हैं। सौरभ दत्ता ने उसको नहीं छोड़, पहले वही बताई, फिर लोगों की बात बताई कि लोग डायमंड हार्बर मॉडल से क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं, और कल से लेकर आज तक ये डायमंड हार्बर मॉडल की परतें जो खुल रही हैं, हम इस डायमंड हार्बर मॉडल की बात कर रहे हैं। बाकी जो टीएमसी बात करती है डायमंड हार्बर मॉडल की, उसका तो सबसे पहले सौरभ दत्ता ने रखी थी, सबसे पहले ये बात रखी थी सौरभ दत्ता ने। वो सौरभ दत्ता जो है वो हमारे समझ लीजिए कभी भी सपोर्ट बिल की बात नहीं करते हैं। जो काम हम लोगों ने किया डेवलपमेंट के बारे में वो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है कहीं न कहीं समझ लीजिए हम लोगों को दूसरे हिसाब से ही करते हैं। सौरभ दत्ता कल से ये भी दिखा रहे हैं कि वहां के लोगों पर क्या बीत रही है सर। सौरभ दत्ता कल से ये भी दिखा रहे हैं। लालचंद जी, आज भी एनआरसीबी का रिपोर्ट के मुताबिक आज भी चौथी बार लगातार कोलकाता सिर्फ सिटी महिलाओं के लिए कहा गया है। आज भी लगातार चौथी मरतबा ये प्राप्त हासिल हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ कोलकाता को हासिल हुआ है, ये किसी और को नहीं मिला है और मेट्रोपॉलिटन सिटी को नहीं मिला है, ये समझना होगा। लेकिन आप जो है अच्छाई बयान नहीं करते। सौरभ कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, जल्दी से सौरभ कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। सौरभ। लालचंद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो दावा करते हैं कि वो 100 में से 200% काम कर चुके हैं। अगर 100 में से 200% काम कर चुके हैं तो डायमंड हार्बर में अलग से मॉडल क्यों लागू करना पड़ रहा है अभिषेक बनर्जी को? और अगर डायमंड हार्बर मॉडल इतना अच्छा है तो बाकी कहीं पर कोई डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ डायमंड हार्बर में हुआ है। ये सवाल तो समझ में नहीं आ रहा है कि स्वाभाविक सवाल है। तो कहती है सारे राज्य का डेवलपमेंट हुआ है। नहीं, एक बात और, इस डायमंड हार्बर मॉडल में जहांगीर खान किधर है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आगे इस पर मैं बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी लौटेंगे। फिर बीजेपी के प्रवक्ता और दुष्यंत नागर जी भी हैं, इन सभी के पास जाऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। 605 स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राजमंच पर आज जो बड़े विषय पर बड़ी बहस की है, जिस डायमंड हार्बर मॉडल की चर्चा, ये है क्या और इसका क्या कनेक्शन है, क्या रोल रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, ये कहां तक फैला हुआ है, क्या ये पूरे पश्चिम बंगाल में चला है डायमंड हार्बर मॉडल, वो वाला मॉडल जो टीएमसी जिक्र कर रही है, नहीं, जो लोग जिक्र कर रहे हैं डायमंड हार्बर मॉडल की, उसकी बात हम कर रहे हैं। सीधे इस समय डॉक्टर अभ्रा सेन जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभ्रा सेन जी, वो कह रहे हैं कि आप कभी इनके डायमंड हार्बर मॉडल को टच भी नहीं कर सकते, और सीधी चुनौती है डायमंड हार्बर मॉडल पर, 10 जन्म लेना पड़ेगा ऐसा मॉडल बनाने के लिए। आपके लिए ये मॉडल कौन सा है? क्योंकि लोगों के लिए क्या है वो तो सौरभ दत्ता ने सुना दिया, हमें दिखा दिया। देखिए, टीएमसी का ये बात तो एकदम सही है कि 10 जन्म लेना पड़ेगा डायमंड हार्बर मॉडल जैसा कुछ उसको टच करने के लिए। ये लोग तो गर्व कर रहे हैं डायमंड हार्बर मॉडल के ऊपर, क्या बोले इनको, गुंडागर्दी का मॉडल, फर्जी वोट का मॉडल, 2 नंबरी काम का मॉडल, ये है इनका मॉडल। और ये मॉडल कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। मान लेते हैं भाई साहब, नमस्कार आपको, आप ही लोग कर सकते हैं, टीएमसी वाले हैं। वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको वोट नहीं दिया जाता है, वो बोल रहे हैं उनको थ्रेट किया जाता है, वो लोग डर के माहौल में जिंदा है। 15 साल से कुछ लोग वोट नहीं दे पाए जी। ये है टीएमसी का डायमंड हार्बर मॉडल, और टीएमसी ये बात गर्व करके बोलती है। कितना निर्लज्ज है ये टीएमसी, ये पार्टी। आप देखिए कि ये लोग कुछ इसको दबाने का भी कोशिश नहीं करते, इसको इसी मॉडल पर गर्व करते हैं। ये देखिए, हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि डायमंड हार्बर मॉडल पर क्यों विवाद है। बोलिए। देखिए, ये लोग इसको हाइड करने का भी कोशिश नहीं कर रहे। ये लोग बोल रहे कि हाँ हम ये करते हैं। ये है इनका डायमंड हार्बर मॉडल। अभिषेक बनर्जी, जिनको हम भाईपो नेता के नाम से भी जानते हैं पश्चिम बंगाल में, 7 लाख वोटों से ज्यादा से व्यवधान से जीते थे वो डायमंड हार्बर से। हमको तो अब मालूम चल रहा है कि कैसे 7 लाख वोटों का व्यवधान हुआ। हमको फालता के में, जब पूरा फालता में रिपोल हो रहा है, हमको पता चला कि वहां पे भाजपा के जो स्विच है वहां पे टेप लगाया जाता है, आतोर लगाया जाता है, ताकि अगर कोई भाजपा को वोट देना चाहे वो ना दे पाए, और अगर दे भी पाए तो वो आइडेंटिफाई हो जाए, फिर उनके ऊपर
ये लोग गुंडागर्दी करेंगे, थ्रेट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, घर से बाहर कर देंगे। ये है इनका मॉडल, ये है मॉडल। एहतिशाम साहब, आप कुछ अलग ही बता रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई गणतांत्रिक पद्धति है क्या? मैं एक बात बोल रहा हूँ कि बंगाल की जनता 15 साल से ये देखते आ रही है, और इस बार वो लोग रेजोल्यूट स्टेप ले चुके हैं। आपको कल ही पता चल जाएगा। आंधी नहीं, तूफान नहीं, भाजपा का सुनामी आने वाला है जी। कल सिर्फ रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन उससे पहले ये मॉडल, आंधी नहीं, तूफान नहीं, एहतिशाम आने वाला है, पीएम से हारने वाली। बिल्कुल, क्या ये मॉडल है? ये मॉडल है, और ये मॉडल कहाँ कहाँ है? डायमंड हार्बर तक ही है या पूरे पश्चिम बंगाल के खेला में इसका रोल है? ये पूरे पश्चिम बंगाल में लालचंद जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज जनादेश से पीछे है। उनका सपना साकार नहीं होगा। कल 12 बजे का समय होगा, मैं जरूर आपसे डिबेट करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी का समझ लिए कोई भी यहाँ पे इनके पास में ग्राउंड लेवल का कुछ नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जुमला की बात करते हैं। अब 24 घंटे से भी कम रह गया है, उसको छोड़ दीजिए, मॉडल के बारे में बताइए। मैं तो बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो डायमंड हार्बर मॉडल, पूरे पश्चिम बंगाल में वो मॉडल है। डायमंड हार्बर मॉडल जो है पश्चिम बंगाल के लिए 94 योजना हम लोगों ने किए हैं। आज जो है माताओं बहनों के लिए 1500 से लेकर 17 हमने इतने विकास का काम किए। भारतीय जनता पार्टी जैसा जुमलाबाजी नहीं किए हैं, वो लोगों को ठगने का काम नहीं किए, हमने ग्राउंड लेवल में काम किए। तो विकास के काम में ये खून खराबे की धमकी, महिलाओं लड़कियों को रेप करने की धमकी, इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है शामुल साहब? विकास तो अपने आप में बोलता है। ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ लोगों के कार्यकर्ता द्वारा ये तैयार किया जाता है। कमीशन ने रिपोल का ऑर्डर दिया है, कहाँ का नैरेटिव आप ला रहे हो? इलेक्शन कमीशन प्राइमा पेशी उनको प्रमाण मिला है, इसलिए वो रिपोल दे रहे हैं। वहां पे भाजपा के स्पीच के बाजू में आपने टेप लगा के रखा है ताकि कोई भाजपा को वोट ना दे सके। साधारण लोगों को आप लोग थ्रेट करते हैं, ये टीवी पे आके बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप क्या बड़ी बात कर रहे हैं? ये मॉडल है आपका, और आप निर्लज्जता के साथ बोल रहे हैं कि पूरा बंगाल में ऐसा मॉडल चलाते हैं आप लोग। यही सच है, ये मॉडल चलाते हैं ना? या ये कहना चाहते हैं कि ये सारे लोग, जितने लोग बोल रहे हैं, सब बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं क्या? आपका सपना साकार नहीं होगा। ये जिन बच्चियों की बातें सुनवाई, जिन महिलाओं की बातें सुनवाई, जिन बुजुर्गों की बातें सुनवाई, ये सब बीजेपी के एजेंट और कार्यकर्ता नजर आते हैं आपको शामुल साहब क्या? ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये लीजिए, क्या बदनाम करने की कोशिश है। आज जनता जनादेश अभी सुनिए, अगर मैं डिबेट के नाते ये मान भी लूं कि ये लोग भाजपा के समर्थक है, आपका कोई राइट है क्या कि अगर कोई भाजपा का समर्थक है उनको जाके चेक करेंगे, उनको घर से निकाल देंगे, उनको सबसे पहली बात तो ये कि ये आम लोग हैं। उत्तर दीजिए, ये आम लोग हैं। एविडेंस है आपके पास, तथ्य है आपके पास। लोग तो खुल के आके बोल रहे हैं आपके खिलाफ। ठीक है, लोग तो खुल के आपके खिलाफ बोल रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, हम सभी सबसे पहले एक इंसान हैं। बिल्कुल। इंसान के बाद हम अपने अपने पेशे को लेकर पत्रकार हैं। कल से लेकर जो आपने बातें सुनी दुष्यंत नागर जी, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपको भी रोष हुआ होगा, आपके मन में भी उद्वेलना आई होगी कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में और कहां कहां ऐसा हुआ है, किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कई सवाल इससे खड़े होते हैं कि इस बार थोड़ी सी सुरक्षा मिली, इसलिए लोग आकर बता पा रहे हैं कम से कम, और ये भी कि ये कहां कहां पूरे बंगाल में होता रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो हिंसा हुई है निश्चित रूप से वो पूरे लोकतंत्र के ऊपर कलंक है। जी, आपका मॉडल हो सकता है, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे का विकास अगर किसी एक निश्चित क्षेत्र में करते हैं और उसे आदर से स्थापित राज्य में करके वोट मांगते हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हिंसा की जा रही है तो मैं समझता हूं कि वो हार की निशानी है। अब की बार नया वोटर बहुत ऐड हुआ है, SIR में डुप्लीकेट वोटर, गलत वोटर डिलीट हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी रही है, उम्मीदों से अच्छी रही है। तो देखिए ये कहना कि किसी के नाम की सुनामी आ रही है, ये अभी थोड़ा जल्दबाजी है। वो तो कल डिसाइड हो जाएगा, कल डिसाइड होगा। ये कह रहा हूं कल से लेकर आज तक दुष्यंत नागर जी आपने अलग अलग जगहों पर, मैं बिल्कुल टेलीविजन पर ना जाने कितने लोगों की बातें सुनी होंगी। कुछ लोगों की बातें सौरभ दत्ता ने सुनवाई, कुछ लोगों की बातें अलग अलग जगहों पर लोगों ने सुनवाई। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सारे के सारे बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं? नहीं, एक पार्टी के कभी नहीं हो सकते। और जिस तरह से वो नेत्री कह रही हैं कि हम टच भी नहीं कर सकते,
देखिए श्रेया पांडे, ये भी अलोकतांत्रिक बात है। हाँ। कभी वहां कांग्रेस की सरकार थी, फिर लेफ्ट आई, फिर टीएमसी है, कल को कांग्रेस आ सकती, कोई और आ सकता है। जनता मालिक है जी, जनता फैसला करती है कौन राज करेगा, लंबे समय तक राजनीतिक दलों को मौका देती है, फिर वो समीक्षा करते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है बहुत से राज्यों में। मुझे आप बताइए, कर्नाटक, मुझे यहाँ पर एक बात लग रही है दुष्यंत नागर जी, एक लाइन में बोल, आप बोलिएगा, लेकिन मुझे एक बात लग रही है कि अगर आपने उन सारे लोगों को जो अपना दुख दर्द बयां कर रहे थे, उनको अगर आपने बीजेपी का एजेंट करार ना दिया, तो कहीं एहतशामुल साहब आपको भी कुछ ना कह दें कि ये भी जो है उनके फेवर में बात कर रहे हैं, या ये भी एजेंट है। नहीं, कहने के लिए कोई किसी को नहीं रोकता, लेकिन मैंने एक अपनी अभिव्यक्ति बताई है। जो सच्चाई है वो सत्य ही है, वो सबके सामने आ जाता है, सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, और सत्य में जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है, बिल्कुल एकदम सारे काम, बिल्कुल आलोचना हो सकती है, आलोचना उनकी भी हो सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना करते हैं, कई राज्यों में, बिहार में खासकर जिस तरह से उन्होंने 10,000 रुपए ट्रांसफर किया, उसकी भी आलोचना करेंगे। बिल्कुल, उस पे लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन देखिए हिंसा स्वीकार नहीं है, जो हिंसा जोर जबरदस्ती, हाँ, जो हिंसा जोर जबरदस्ती। एहतशामुल साहब, मैं सीधे एहतशामुल साहब से एक बार बात करना चाहूंगा। एहतशामुल साहब, ये कम से कम स्वीकार कीजिए, ये कम से कम स्वीकार कीजिए सर, ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता और एजेंट नहीं है, ये आम लोगों का दर्द है। हो सकता है कि कुछ लोग जो कि पार्टी के अंदर हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं शामुल साहब, तो कम से कम उनको चेक कीजिए, आखिर लोग हैं तभी पार्टी है। लालचंद जी, बहुत सही बात है, मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हम इसका पालन करते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज देखिए चौथी बार जो समझ लिए पश्चिम बंगाल के जनता ने अपना मत का प्रयोग ईवीएम में बंद है, ये कल जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो उस पर आऊंगा, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, उस पहलू पर कि मतगणना को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या एग्जिट पोल कहते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मेरे लिए आज सबसे ऊपर वो चीज है, वो बात है जो कल से लेकर लोगों के दुख दर्द हमारे बीच पहुंचे हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सौरभ दत्ता के पास ही दे। सौरभ दत्ता, ये बताइए कि डायमंड हार्बर मॉडल की जो सच्चाई लोग बता रहे हैं, टीएमसी की बात नहीं कर रहा हूं या बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। लोग उस मॉडल की जो सच्चाई बता रहे हैं सौरभ दत्ता, ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी ही सच्चाई पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में है क्या? डराने धमकाने वाली, ईवीएम से छेड़छाड़ करने वाली, सीसीटीवी को खराब करने वाली और ना जाने कितने फंडे। लालचंद जी, इसका जवाब कल टीएमसी ने एक बैठक किए हैं, अपने जो कैंडिडेट्स हैं और अपने जो वर्कर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनके साथ एक बैठक हुआ है, वर्चुअल बैठक हुआ है। कहा जा रहा है कि उस बैठक में अभिषेक बनर्जी ने एक बात कही है, एक सजेशन दिए है अपने वर्कर्स के कि कल गन्ना सेंटर में, मतदान केंद्र में डंडे के साथ झंडा भी रखिए। अच्छा, गलत बोला, झंडे के साथ डंडा भी, झंडे के साथ डंडा, तो झंडे के साथ डंडा भी रखिए। और इसको लेकर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं, सभी पार्टी अपनी, जो विपक्ष है सभी पार्टी अपनी रिएक्शंस दे रहे हैं। तो बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अगर वर्चुअल बैठक में भी ममता बनर्जी ने ये दावा किया है कि 200 प्लस सीट उनको मिलेगा, अगर 200 प्लस सीट की अगर सियोरिटी है तो झंडे के साथ डंडा की जरूरत क्यों पड़ रहा है? और ये डंडे वाली शब्द क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है? अगर इतना शांति प्रिय, इतना गणतांत्रिक दल है टीएमसी, तो वो डंडे जैसा लफ्ज, डीजे बजेगा, 4 मई के बाद डीजे बजेगा, डीजे के साथ साथ रविंद्र संगीत भी सुनाएंगे जी। और परसों जो आप शब्द की बात कर रहे हैं सौरभ, आप शब्द की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के शब्द हैं कि 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के शब्द हैं, ये बात उन्होंने कही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वीडियो स्टेटमेंट जब एग्जिट पोल का आया था उसमें भी कहा है कि अभी हमला मत कीजिए, अभी हमला मत कीजिए, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी हमला मत कीजिए, बाद में कर लीजिएगा। मतलब कब हमला करें, बाद में कर लीजिएगा, ये संदेश है। ठीक है, अभिजीत डे जी, जो मुख्यमंत्री जब इस तरह की बात कहती हैं कि 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, अभी हमला मत कीजिएगा,
और बाकी झंडे के साथ, अरे भाई झंडे के साथ डंडा होता ही होता है, लेकिन अगर आप अलग से कहते हैं कि झंडे के साथ डंडा लेकर चलो तो उसका साइज भी बताए होंगे, कितना लंबा डंडा लेकर चलो, कितना मोटा वाला डंडा लेकर चलो, ताकि दूसरे चीजों के भी काम आ जाए। ये क्या पैगाम है, क्या संदेश है अभिजीत दे जी? सिंह जी, मैं आपको बताऊं, भाषा की कोई लगाम ये चुनाव में नहीं रही। हमने जो देखा है ये कोई भाषा की कोई लगाम नहीं है। मैंने ये ऐसा लग रहा था ये चुनाव, मैंने काफी सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में इस बार का जो चुनाव है और इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है, सभी दलों ने जो भाषा का प्रयोग किया, वो लोकतंत्र में कहीं भी नहीं बैठता है जी। और अभी जो हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा अगर कोई भी पार्टी जीते, तृणमूल जीते या बीजेपी जीते, आप अंदेशा कर सकते हैं ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना दिया गया है। दोनों हर पार्टी यहाँ पे शामिल है, तो कुछ ना कुछ अभी जो झंडे के साथ डंडे के बात कर रहे हैं, तो ये सब बात माने इट डायरेक्टली पॉइंट्स आउट टू ए वायलेंस। आप इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल को हम ऐसे अगर बनाते रहे हैं, ये फेस्टिवल हमने नहीं बनाया, बिल्कुल, ये तो मार काट की राजनीति हो रही है हर तरफ। और ये देख के मैंने तो कभी इस तरीके से इलेक्शन हुआ है, जो भी हुआ है, और जो भाषा का प्रयोग किया गया, काफी सारे नेताओं ने, कल एक नेता ने ये होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ बोला है, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, और पहले भी काफी सारे स्टेटमेंट आए। दीज आर अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे और कहीं कोई छोटा नेता छोटा कार्यकर्ता बयान दे दे तो बात समझ में आती है, लेकिन जब बड़े बड़े नेताओं के ऐसे बयान आएंगे तो चिंता तो होती है, और सवाल भी बनता है। डॉक्टर एहतशामुल साहब, इसमें आप जो बोल रहे हैं, इसमें अगर वेस्ट बंगाल में कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है और ये बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं जी, तो वो जो कार्यकर्ता पर क्या इफेक्ट हो रहा है? आ रहा हूं अभ्रत जी, आ रहा हूं। लेकिन पहले डॉक्टर एहतशामुल साहब, कार्यकर्ता पर क्या इफेक्ट हो रहा होगा? ठीक, डॉक्टर एहतशामुल साहब, मुझे ये बताइए कि बंगाल की जनता आपको कितनी सीटें दे दी जो कि आपको झंडे के साथ डंडा की जरूरत ना पड़े? कितनी सीटें दे दी जिससे कभी हमला करने की जरूरत ना पड़े, ना 10,000 लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़े? बताइए कितनी सीटें आपको चाहिए? 15 साल बंगाल की जनता ने आपको दिया है, और कितनी सीटें चाहिए जो कि बंगाल की जनता शांति से रह पाए और ये सब चीजें ना हो? लालचंद जी, सबसे पहले मैं झंडे के बात पे आ रहा हूँ, उसके बाद सीटे की बात पे आऊंगा जी। झंडा तो डंडा के ऊपर में रहता है। मैंने कहा तो कि झंडा के साथ डंडा होता ही है, लेकिन फिर जब अलग से बताते हैं तब सवाल उठता है कि ये भी बता रहे होंगे कितना लंबा, कितना मोटा डंडा हो। उसका मकसद जो है, मकसद सिर्फ एक ही है कि झंडा के साथ डंडा इसलिए रखिए कि जब जो 200 प्लस सीट हमारी आएगी, बंगाल में समझ लीजिए कितना प्यारा एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है और कोई मकसद नहीं है। दुष्यंत नागर जी, देखिए आपके ऊपर जिसे कहते हैं ना, आपकी सदा पे कुर्बान हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, जिनकी राज्य में सरकार है, वो विक्टिम कार्ड खेले, वो झंडा में डंडा लगाने के लिए बात करे, तो मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की हार है। ये हमारे संविधान पे कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। रूलिंग पार्टी डंडा की बात करेगी तो समझ लो कि आपका संविधान में भरोसा नहीं है। तो मैं निवेदन ही करूंगा आपसे, आप बहुत बड़ी नेता हैं और पार्टी आपकी चौथी बार सत्ता में आए, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन ऐसी बात मत करिए। डंडे वाली बात क्यों? डंडे वाली बात नहीं होनी चाहिए। लोगों को इकट्ठा करने वाली बात में अभी हमला ना करना, भाईचारे से बात करो। डंडा का मकसद गलत नहीं निकाल गया सर, मैं डंडा का मकसद गलत नहीं निकाल गया, मैं तो बोला कि डंडा फहराने के लिए बोला गया, और कोई बात नहीं है। डंडा वो उस वक्त, और वो हमला करने वाली बात कि अभी हमला ना करना, उसका भी कोई बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दीजिए। देखिए, हमला अगर कोई भी हमें अगर किसी हिसाब से, देखिए आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले इतना जबरदस्त तरीके से हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता को मारने पीटने किया है, तो हमें तो प्रोटेक्ट रहना होगा, तो अवेयर रहेंगे। अच्छा, तो अपनी हिफाजत करेंगे। वैसे सिचुएशन के लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए, है ना? क्या बात। वैसे सिचुएशन में हमें डिफेंड करना होगा। समझ गया। 10,000 लोगों का टारगेट भी आपका, लेकिन अभ्रत जी उधर भाई तैयारी है किस किस चीज की? 3 चीजें तो सुनवा दी, झंडे में डंडा होना चाहिए, अभी हमला ना करो, शायद बाद में कर लेना, और 10,000 लोगों की आज आपकी आसनसोल में बैठक,
आपकी भी आज मतगणना को लेकर के बीजेपी की आसनसोल में बैठक, आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं वो भी आप जरा लोगों को बता दीजिए। मतगणना की आपकी तैयारी क्या है भाई, आपकी पार्टी की? देखिए 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में टीएमसी के गुंडों ने 27 दिन के भीतर हमारे 56 कार्यकर्ताओं को मार दिया। 27 महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ, और उसके बाद भी स्टेट पुलिस ने कुछ नहीं किया था। हम हाई कोर्ट पे गए, सीबीआई कार्रवाई हुई। एक बार फिर से ऐसी तैयारी है लगता है, शामुल साहब कह रहे हैं। टीएमसी ऐसी एक पार्टी है जो कि हिंसा में विश्वास करती है और हिंसा करती है, यही इनका नॉर्मल नेचर है, यही वो करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती। हम मानते हैं कि गणतंत्र में ब्लडशेड का कोई जगह नहीं है। आप अगर पिछले पंचायत इलेक्शन उठा के देख लीजिए तो पिछले पंचायत इलेक्शन बंगाल में 57 people lost their lives. 57. This should not be the case. पंचायत चुनाव से तो मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, हजारों उम्मीदवार अपना नामांकन तक नहीं कर पाते थे कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी गणतांत्रिक परिवेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल चुन के आ रही है। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ये जो कल्चर पश्चिम बंगाल में हो गया है कि कोई भी इलेक्शन मतलब ब्लडशेड, ये खत्म, ये वापस नहीं होना चाहिए। लोग खुल के आने चाहिए, वो वोट दे, किसी को भी वोट दे, और गणतंत्र ठीक से बरकरार, ठीक है, यही होना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ी सहमति मैं शामुल साहब की भी देख रहा हूं, आगे चलकर उनकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर हम राष्ट्र मंच पर आज जिस विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी सी बात कल की भी करेंगे कि कल क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल ने जो प्रोजेक्शन दिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे और उस पर बात भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक। सही कंक्लूजन निकाल दिया आपने। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पर आज बड़े विषय पर बड़ी बहस की। पश्चिम बंगाल में क्या है डायमंड हार्बर मॉडल और फलता का फॉल्ट क्या रहा, जिससे कि पूरी तरह से सारे के सारे पुनर्मतदान वहां पर हो रहे हैं, और क्या पश्चिम बंगाल में जो चुनावी खेला होता रहा है उसके पीछे ये सब कुछ है क्या। सीधे इस समय मैं दुष्यंत नागर जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में जो होता रहा है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुष्यंत नागर जी, पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसमें आप आजादी के बाद से सारे शासन को तुरंत 1 मिनट में गिन लेंगे। 30 साल कांग्रेस का, 35 साल वहां पर वामपंथियों का, 15 साल टीएमसी का। जी भाई आज तक तो कुछ पश्चिम बंगाल में, जब आज तक इस तरह की खबरें आ रही हैं, बाकी सब जगह पर बदल गए। बाकी दूसरी जगह भी चुनावी हिंसा हुआ करते थे दूसरे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में उस तरह से अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। और अभ्र सेन जी कह रहे हैं कि अगर हम आए तो बदल देंगे। इतना आसान है? नहीं, ये उसी मॉडल को अपना रहे हैं। और जैसा जानकारी आती है समाचार के माध्यम से, बहुत सारे लेफ्ट को कैडर ने इन्होंने अपने साथ मिला लिया है, टीएमसी के लोगों को मिला लिया है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप वाले लोगों को मिला लिया है। तो बीजेपी तो कैसे बदलेंगे अभ्र जी? सेम जो चीज है, एक बात, पूर्व की जो बुराइयां चली आ रही हैं सत्ता के साथ में, इनको सत्ता चाहिए, ये सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है, कांग्रेस को जहर पीने को तैयार है, बस गद्दी पे बैठ के पिएंगे। भाई साहब, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 2011 में जब टीएमसी क्षमता में आई थी, उनके संगी थे, सांग थे कांग्रेस। They were in an alliance. So Congress was in an alliance with TMC in 2011 when they came to power in West Bengal. ये सच आपको मानना चाहिए। और अभी आप देख लीजिए सागरदिघी मॉडल, एक बहुत
आपको क्यों ये आशंका लग रही है दुष्यंत नागर जी कि वो मॉडल नहीं बदल पाएंगे? भाई आप देखिए ना, जिन पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन नेताओं पर विपक्ष के, उनको इन्होंने रेड कारपेट के साथ अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो इसका मतलब जब भ्रष्टाचार से और जो दादागिरी चुनाव में करते हैं उन लोगों से इनको परहेज नहीं है, तो फिर तो ऐसे ही चलेगा। जैसे पूर्व में चल रहा था वैसे ही चलेगा, जैसे लेफ्ट के टाइम में चल रहा है, टीएमसी के टाइम में चल रहा है। आपकी बदलने की इच्छा शक्ति नहीं, आपकी सत्ता प्राप्ति की है। देखिए, हम सत्ता में तो आएंगे, लेकिन हमारा कल्चर ये नहीं है। मैं पहली बार, द्वितीय बार और बार बार यही बोल रहा हूं सर, सत्ता में तो आप नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे राज्य में भी आ गए जहां आपका एक विधायक था। वो सत्ता किस काम की है? असम की बात कर रहे हैं। असम की नहीं, असम के बाजू वाले मेघालय कहीं पे हिंसा नहीं होता, कहीं पे हिंसा नहीं होता है। और हम ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी कोई हिंसा ना हो। ठीक है, बिल्कुल चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं पे हिंसा हो। भी ये चाहेंगे कि आप मॉडल बदल लें। क्यों आप चाहेंगे? तो बिल्कुल चाहेंगे, बदले, कोई भी चाहेगा। स्वस्थ और सही तरीके की राजनीति होनी चाहिए, जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों अब पर बात होनी चाहिए। अब जरा सा कल विकास की बात होनी चाहिए। ठीक, अब जरा कल की बात। सौरभ दत्ता, क्या तैयारी है भाई मतगणना की? क्योंकि तीन तरफ तैयारियां हैं। एक तरफ चुनाव आयोग और प्रशासन की, दूसरी तरफ टीएमसी तैयारी कर चुकी है, तीसरी तरफ बीजेपी आसनसोल में बैठक कर रही है। क्या क्या तैयारियां हैं कल के लिए सौरभ? लाल जी, मैं अपने कैमरा पर्सन रकीब को बोलूंगा जरा जूम करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये नेताजी इंडोर स्टेडियम है और नेताजी इंडोर स्टेडियम, यहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतगणना यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय बल जो है वो तैनात है। यहाँ पे जो झंडे के साथ डंडे लाने की जब बात हुआ है तो साथ ही साथ ये केंद्रीय बल की तरफ से ये इंतजाम भी रखा गया है, जहाँ पे पूरी तरह से जवान तैनात है। और ये जो गाड़ी जिसको लेकर भी टीएमसी को काफी आपत्ति है, ये इंतजाम हर एक सेंटर पे देखने को मिलेगा। और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल की 459 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 459 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कल काउंटिंग होगा। उसमें ईवीएम वोटों की गिनती के लिए 4800 टेबल निर्धारित किए गए हैं। पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस वोटों के लिए अलग से 322 हॉल और 1627 टेबल तय किए गए हैं। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए मल्टी लेयर स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मैंने अभी देखा है। मल्टी लेयर से 3 लेयर स्ट्रेटेजी। आपने जब अभी सीआरपीएफ की गाड़ी दिखाई ना, मीटर के दायरे में किसी भी सीआरपीएफ की जब गाड़ी दिखाई तो मुझे टीएमसी के कुछ बड़े नेताओं की रील याद आ रहे हैं। 3 लेयर्स, ठीक है। अभिजीत देव, 3 लेयर से स्ट्रेटेजी है। स्ट्रांग रूम को 200 मीटर के दायरे में, वहां पे सीसीटीवी की निगरानी है, और साथ ही साथ क्यूआर कोड को देखकर ही सबको अंदर जाने दिया। बिल्कुल। अभिजीत दा, कल जरा आप कम से कम आप अपने तजुर्बे से कुछ बताइए। कल पश्चिम बंगाल में सब लोग जानना चाहते हैं भाई, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो तो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। तो मैं कैसे मैंने ये बोलना ही, अभी इट्स ए पेंडोरास बॉक्स, कल खुलेगा तो वही मालूम चलेगा जो क्या होगा। तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा, अगर बड़ा अंतर या छोटा अंतर, सीटों में बड़ा अंतर या छोटा अंतर, चाहे जो भी जीते जो भी आ रहे। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मैंने जितना देखा है, तो मुझे लगता है किसी भी वेस्ट बंगाल के चुनाव में कोई भी पार्टी अगर आती है तो एक बड़ा अंतर से ही आती है, बड़े अंतर से। यस, मुझे भी लगता है चाहे जिस तरफ भी हवा जाएगी ना, वो कहीं बड़ा अंतर ही पैदा करेगी। शुक्रिया अभिजीत दा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के भी प्रवक्ता यहाँ पे है। अगर बीजेपी आई और वेस्ट बंगाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, एक है प्री पोल वायलेंस और एक है पोस्ट पोल वायलेंस, ये तो बहुत, ये इसी से तो आज हमने शुरुआत की थी। ये इंश्योर कीजिएगा भाई, देखने को मिलेगा चाहे कोई भी जीते। सत्ता में परिवर्तन। शुक्रिया अभिजीत देव जी, शुक्रिया सौरभ दत्ता, शुक्रिया आपका, शामुल साहब शुक्रिया, दुष्यंत नागर जी शुक्रिया, और साथ में अभ्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज राष्ट्रमंच पर इस बड़े विषय पर बड़ी बहस, और अब सभी की नजर पश्चिम बंगाल की तरफ ही है। और अब तो कुछ ही घंटे रह गए हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे। जाते जाते अभिजीत दा बहुत अच्छी बात कह गए, लोगों की सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।